हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हम लोग क्लास 12th का अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र में जो दो पार्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें हम लोग पूरा अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के सारे चैप्टर को वन शॉट वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 30 दिनों के अंदर अंदर पूरा इकोनॉमिक्स का व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को 30 दिनों के अंदर कवर कर लेंगे, जिसमें हम लोगों का 30 दिन के बाद पूरा का पूरा हम लोगों का इकोनॉमिक्स का 100% सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आज उसी सीरीज का डे 9 है और आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है उत्पादक का संतुलन, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक चीज, आपके पास अगर एनसीईआरटी का बुक है तो हो सकता है ये चैप्टर नंबर थोड़ा आगे पीछे हो जाए, या ये जो चैप्टर है वो आपको किसी यूनिट के अंदर में आपको दिख जाए, ठीक है। या आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक का बुक है तो हो सकता है कि उस बुक में क्या होगा कि ये जो चैप्टर नंबर 9 है उत्पादक का संतुलन, ये आपको किसी यूनिट के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वैसे देख सकते हो। और बाकी अगर आपके पास एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक है तब तो अच्छा है, एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक में चैप्टर नंबर 9 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले के व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 8 तक का वन शॉट वीडियो अपलोडेड है, जो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आई बटन में दे देंगे। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे जाकर के आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोगों का लेसन नंबर 9 जिसका नाम है उत्पादक का संतुलन। और यहां हम लोग पढ़ेंगे उत्पादक का संतुलन का क्या अर्थ है और उत्पादक का संतुलन का क्या क्या शर्त है, यानी एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में कब और कैसे आता है। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि आखिरकार उत्पादक कौन होता है, उत्पादक बोला किसको जाता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ठीक। अब ध्यान से सुनो, उत्पादक क्या कौन होता है। वह व्यक्ति जो किसी भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है और लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करता है, उसी व्यक्ति को उत्पादक बोला जाता है। उत्पादक बोल लो, या उत्पादक की जगह अगर आप चाहे तो आप उसको फार्म भी बोल सकते हो। वो व्यक्ति होता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है और लाभ कमाने के लिए उन वस्तुओं का विक्रय करता है। नॉर्मल समझ लो, अगर हम कोई सामान बनाए और उस सामान को हम बेच करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, तो हम उत्पादक कहलाएंगे। क्लियर है। उत्पादक का बस एक ही उद्देश्य होता है कि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। एक उपभोक्ता जितना अधिक लाभ की प्राप्ति करता है वो उतना ही ज्यादा संतुलन में चला जाता है, और जितना कम लाभ की प्राप्ति करता है उतना ही उसका संतुलन का स्तर टाइम के हिसाब से घटता जाता है, ठीक है। चलो अब देखो, वही चीज बोल रहा है, वह व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है उत्पादक कहलाता है। उत्पादक एक आर्थिक एजेंट होता है जो उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करके अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन तथा उनका विक्रय करता है। अब एक उत्पादक को लाभ होगा कैसे, तो एक उत्पादक को लाभ होगा कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस कुल लागत। इसको याद रखना। उपभोक्ता को लाभ का पता कैसे चलाएंगे, तो जितना मैं सामान को बेचे, जैसे हम आपको समझाते हैं, अगर हम कोई सामान को बनाए और उस सामान को बनाने में मेरा जो लागत बैठा है, लागत का मतलब होता है कॉस्ट, लागत बैठा है सपोज कर लो 80 रुपया, और हम इस सामान को बेच दिए का मतलब है विक्रय, विक्रय का मतलब होता है आगम। हम इसको सपोज कर लो बेच दिए 100 रुपया में। अब हमको बताओ 80 रुपया का सामान हम कितना रुपया में बेचे, 100 रुपया में बेचे, तो बताओ कितना रुपया ज्यादा में बेचे, 20 रुपया। यही 20 रुपया मेरे लिए क्या कहलाएगा, कुल लाभ कहलाएगा। हम जितना में सामान को बनाए हम उससे ज्यादा में सामान को बेचे, जितना ज्यादा में सामान को बेचेंगे वही मेरा लाभ कहलाएगा। वही बोल रहे हैं, कुल लाभ का पता कैसे लगाएंगे, तो कुल आगम से कुल लागत को घटा दो। जितना सामान बेच के पैसा मिला उसमें से जितना उसका लागत था उसको घटा दो, जो बचा वो प्रॉफिट। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम कोई सामान को सपोज कर लो 500 रुपया में बनाए थे और इस सामान को हम 600 रुपया में बेच दिए, तो बताओ हम कितना रुपया ज्यादा में बेचे, 100 रुपया। तो यही 100 रुपया मेरा लाभ कहलाएगा, और इसी लाभ के लिए हम वस्तुओं तथा सेवाओं का विक्रय करेंगे, ठीक है। कोई भी उत्पादक लाभ के लिए ही वस्तुओं तथा सेवाओं का विक्रय करता है। अब आते हैं हम लोग, कोई भी उत्पादक, उत्पादक बोलो या उत्पादक को फार्म बोलो, कोई भी उत्पादक या फार्म संतुलन में कब आएगा। तो देखो, आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, देखो अच्छा से समझना। कोई भी उत्पादक या फार्म संतुलन में तब आएगा, अरे भाई अगर हम सामान बना रहे हैं ना, अगर हम सामान को बना करके बेच रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा ले। यानी कोई भी उत्पादक
संतुलन की स्थिति में तब आएगा जब वो अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति कर ले, यानी उसको सामान को बनाने में उसको जो पैसा खर्चा किया है, यानी जो लागत है, लागत से उसका आगम जितना ज्यादा होगा, लागत से उसका आगम जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उत्पादक को लाभ होगा, और जितना ज्यादा लाभ होगा उतना ही ज्यादा वो संतुलन में आएगा। ठीक है, देखो बोला गया है उत्पादक का संतुलन जिस उत्पादक का संतुलन जिसे उत्पादक का साम्य भी कहा जाता है। साम्य मतलब संतुलन। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां उपभोक्ता गलती से लिखा गया उत्पादक, जहां उत्पादक अधिकतम लाभ की प्राप्ति करता है, यानी जब उत्पादक को ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगा तब उत्पादक संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। जिस बिंदु पर उत्पादक अथवा फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है उसे ही उत्पादक अथवा फर्म का संतुलन कहा जाता है। यानी जिस जगह पे उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी उसे ही उत्पादक या फर्म का संतुलन बोला जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, अन्य शब्दों में कहें तो उत्पादक अथवा फर्म का संतुलन से आशय एक ऐसी स्थिति से होती है जहां फर्म अपने उत्पादन के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, अर्थात तो उत्पादन के बढ़ने या घटने से लाभ में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी उत्पादन चाहे बढ़ रहा है या उत्पादन चाहे घट रहा है, उपभोक्ता का लाभ वही है जहां वो पहले लाभ करता था। उत्पादन बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, लाभ उतना है, तो समझ जाना उत्पादक क्या है, संतुलन की स्थिति में है। लेकिन याद रखना संतुलन की स्थिति में वो तब होगा जब वो अधिक से अधिक वस्तुओं तथा सेवाओं का विक्रय करेगा, और जितना ज्यादा सामान को बेचेगा उतना ही ज्यादा उसको लाभ मिलेगा, जितना ज्यादा लाभ मिलेगा उतना ही ज्यादा उसको संतुलन की प्राप्ति होगी। अब कुछ कुछ इसकी परिभाषाएं हैं। परिभाषा अगर मन करे तो पढ़ लेना, हेंसन के अनुसार है और कोस्टिशियानी के अनुसार है। अगर आपको पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना, नहीं तो अगर आप चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हो। एक सेकंड देना। हाँ, चलो अब इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं। सम विच्छेद बिंदु क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सर जी, सम विच्छेद बिंदु। इसको पहले अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिए। अब ध्यान से और अच्छा से समझना कि सम विच्छेद बिंदु होता क्या है। ध्यान से समझो। जब कभी भी कोई भी उत्पादक किसी भी सामान को अगर वो बनाया है तो वो चाहेगा कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल जाए। अगर हम कोई सामान को 10 रुपया में बनाए हैं, 10 रुपया उसका लागत पड़ा, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इसको बेचे, ज्यादा से ज्यादा इससे आगम मिले। जितना ज्यादा में बेचेंगे उतना ज्यादा हमको प्रॉफिट होगा। 10 रुपया का सामान 11 में बेचे तो 1 का प्रॉफिट, 10 का सामान 12 में बेचे तो 2 का प्रॉफिट, 10 का सामान 3 में बेचो तो 13 का प्रॉफिट, 10 का सामान 15 में बेचे तो 5 का प्रॉफिट, 10 का सामान 20 में बेचे तो 10 का प्रॉफिट। जितना ज्यादा चाहें उतना ज्यादा हम उसको बेचेंगे, उतना ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामान को हम जितना में बनाए हैं उतना में वो सामान नहीं बिक रहा है। कभी कभी कुछ ऐसा हो गया, हम लाभ तो कमाना चाहते हैं लेकिन जब हम ज्यादा दाम पे सामान को बेच रहे हैं तो मेरा सामान नहीं बिक रहा है। तो हम कम से कम ये चाहेंगे कि हम ना कम से कम जितना पैसा लगाए हैं, यानी इस सामान को बनाने में हमको जितना पैसा लगा है उतना के बराबर तो भाई हमको रिटर्न मिल जाए। अगर इस सामान को बनाने में हम अगर 10 रुपया लगाए हैं तो कम से कम 10 रुपया तो हमको मिल जाए, इससे कम ना मिले। तो कम से कम उतना में हम सामान को बेचेंगे जहां हमको अगर प्रॉफिट नहीं भी होता है तो कम से कम हमको लॉस भी ना हो। यानी सामान को बेच के अगर हमको प्रॉफिट नहीं भी होता है तो कम से कम हमको हानि भी सहना ना पड़े। तो ऐसा बिंदु होता है जिस बिंदु पे उत्पादक सामान को बेचता है जहां पे ना तो उसको सामान को बेच के लाभ होता है और ना ही सामान को बेच के हानि होता है, तो उस बिंदु को सम विच्छेद बिंदु बोलते हैं। और सम विच्छेद बिंदु में कोई भी उत्पादक जो होता है उसको सामान्य लाभ की प्राप्ति होता है, ना तो वो अधिक लाभ कमाता है ना ही उसको हानि होता है। उस स्थिति को सम विच्छेद बिंदु बोला जाता है। देखो क्या बोला, सम विच्छेद बिंदु, जिसे सम स्तर का बिंदु भी कहा जाता है। सम विच्छेद बिंदु उस दशा को स्पष्ट करता है जब फर्म या उत्पादक के लिए आगम और लागत दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर सामान को 10 रुपया में बनाए हैं तो कम से कम उसको 10 रुपया में बेच दो। अगर लागत 10 रुपया बैठा है तो कम से कम उसको बेच करके जो आगम मिलेगा वो भी 10 रुपया होना चाहिए। सम विच्छेद बिंदु लाभ अलाभ बिंदु होता है तथा फर्म इन बिंदुओं पर केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति करता है। यह वो स्थिति होती है जहां फर्म केवल अपनी सभी लागतें प्राप्त कर पाती है, अर्थात
सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब, अब देखो सम विच्छेद बिंदु कब उत्पन्न होगा, ये दो सिचुएशन में होगा। सबसे पहला, कुल आगम या तो कुल लागत के बराबर हो, यानी कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो, जितना रुपया कॉस्ट लगाए हैं उतना के बराबर रेवेन्यू मिल जाए, या तो फिर सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर है, जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू हो वो मेरा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। ये दो सिचुएशन को ही, ये दो सिचुएशन जहां मिलेगा वहीं सम विच्छेद बिंदु होगा। इन दोनों में सामान बेच के उत्पादक को या फार्म को ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। इस बिंदु को बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। कि भाई चलो यार, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना तो कम से कम लॉस भी ना हो, कम से कम उतना पैसा निकल जाए जितना हमें सामान को बनाए थे। यही बिंदु कहलाता है सम विच्छेद बिंदु। आया बात समझ में मेरा? इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी सम विच्छेद बिंदु को आगे पढ़ेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक उत्पादक या फार्म संतुलन की स्थिति में आता है। याद रखना, कोई भी फार्म या उत्पादक संतुलन की स्थिति में कब आएगा? संतुलन की स्थिति में आने का दो शर्त है। सबसे पहला, वो या तो कुल आगम एवं कुल लागत रीति से आएगा, यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के द्वारा आएगा, या तो फिर सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति के द्वारा आएगा, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले क्या बोले? सबसे पहले बोल रहे हैं या तो वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के द्वारा आएगा, या दूसरा बोल रहे हैं हम आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के द्वारा। इन दो सिचुएशन सम विच्छेद बिंदु वाला में बताए ना, ये दो सिचुएशन में उपभोक्ता उत्पादक संतुलन में आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कुल आगम या कुल आगम और कुल लागत रीति के द्वारा उपभोक्ता कैसे संतुलन में आएगा, और फिर पढ़ेंगे इसमें इन दोनों में से एक क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में रिपीटेडली पूछा है, सम विच्छेद बिंदु भी कई बार पूछा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से निकलेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आप लोगों को एग्जाम में। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कुल आगम और कुल लागत विधि द्वारा फर्म के साम में कैसे निर्धारण होता है। साम में मतलब होता है संतुलन, या अथवा करके ऐसे भी पूछ देगा आपको, कुल आगम एवं कुल लागत विधि द्वारा उत्पादक या फर्म के संतुलन को समझाइए। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन बना के एग्जाम में पूछेगा। अब देखो इसका आंसर, कुल लागत के द्वारा किस तरह से फर्म संतुलन में आएगा। ठीक है, अच्छा से समझना। देखो, इस विधि के अंतर्गत एक उत्पादक या फर्म का संतुलन उत्पादन के उस स्तर पर होगा जब कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर अधिकतम हो। इसका मतलब है जो हम लोगों का कुल आगम यानी जो टोटल रेवेन्यू है वो ज्यादा होना चाहिए, किससे? टोटल कॉस्ट से। जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा, यानी सामान को बेच के जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतना ही ज्यादा फर्म संतुलन में आएगा। अर्थात कुल आगम कुल लागत से जितना अधिक होगा उतना ही अधिक फर्म का संतुलन होगा। उत्पादन के अलग अलग स्तरों पर टीआर मतलब कुल आगम तथा टीसी यानी कुल लागत का अंतर अलग अलग होता है। एक उत्पादक का कुल लाभ तभी अधिकतम होता है जब टीआर से टीसी का अंतर अधिक हो, यानी कुल आगम जितना ज्यादा अधिक होगा कुल लागत से उतना ही ज्यादा फर्म संतुलन में होगा। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, ये जो कुल आगम कुल लागत है उसमें दो सिचुएशन होता है, दो बाजार देखना पड़ता है। इससे पहले हम आपको बताए थे, एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, एक होता है एकाधिकार बाजार और एक होता है एकाधिकारी बाजार। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, एकाधिकारी बाजार क्या है, एकाधिकारी बाजार क्या है। तो हम अभी थोड़ा इंट्रो दे रहे हैं। लेसन नंबर 12 में हम आप लोग को जब बाजार चैप्टर पढ़ाएंगे तब इन सब के बारे में बताएंगे। अभी बस इतना समझ लो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ऐसा बाजार है जहां विक्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म होता है वो कीमत प्राप्त करता होता है, जो कीमत उसको पहले से मिला है वो उसी कीमत पे सामानों को बेचता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म पूरे बाजार को नियंत्रित नहीं कर पाता है, इसलिए जो कीमत ऊपर से आता है उसी कीमत पे वो सामान को बेचता है। एकाधिकार बाजार ऐसा बाजार होता है जहां विक्रेता सिर्फ एक है और क्रेताओं की संख्या अत्यधिक है, यानी बेचने वाला एक आदमी है और खरीदने वाला बहुत कोई है। इसलिए जो बेचने वाला होता है यानी कि फर्म या उत्पादक होता है वो कीमत निर्धारक होता है, वो अपने हिसाब से कीमत को तय करता है। और दूसरा होता है एकाधिकारी बाजार। एकाधिकारी बाजार एक्चुअल में एक ऐसा बाजार होता है जो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार का कॉम्बिनेशन होता है, यानी दोनों बाजार का मिला जुला ऐसा बाजार जहां कुछ समय तक एकाधिकार की स्थिति और कुछ समय तक पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है। ऐसे बाजार को हम लोग एकाधिकारी बाजार बोलते हैं।
अब इन तीनों ही बाजार में से एक बाजार है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, उसमें कैसे फार्म संतुलन में होगा, और दूसरा गैर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी कि एकाधिकार और एकाधिकारी बाजार में फार्म का संतुलन कैसे होगा उसको समझो। सबसे पहले यहां क्या समझ रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादक या फार्म का संतुलन बहुत इजी है, तुरंत समझ में आएगा। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फार्म दी गई कीमतों पर वस्तुओं की कितनी भी मात्राओं का उत्पादन कर सकता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फार्म कीमत प्राप्त करता होता है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र बाएं से दाएं चढ़ती हुई सीधा रेखा बनाती है। अब देखो फार्म का संतुलन कहां होगा, देखो एक ग्राफ के सहायता से अब आप लोगों को बता रहे हैं। इस ग्राफ को अच्छा से समझना, ठीक है, किस तरह से फार्म जो है वो संतुलन की स्थिति में आपका आएगा। ये देखो, ये हम लोगों का वक्र है, ये y अक्ष है, ये 0 है, ये हमारा x अक्ष है। यहां दिखा दिए आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन, उत्पादन, और यहां पे है इसका रेवेन्यू और कॉस्ट, दोनों ही इस लाइन पे दिखाएं, आगम और लागत दोनों यहां, ठीक है। अब देखो यहां से ये सीधा लकीर में ऊपर क्या भागा है, देखो इस तरह से हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से देखो सीधा लकीर में यहां से देखो ऊपर क्या भागा है, ऊपर भागा है टीआर, टीआर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, भागा ऊपर। अब इसके बाद जो हम लोग का टीसी है यानी कि कुल लागत है, वो कुल लागत क्या होता है, एक समय में बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो याद रखना, अब ध्यान से समझना क्या यहां पे है, यहां पे ये जो कीमत देखो, यहां पे ये जो टच हो रहा है, देखो यहां पे यहां जो ये टच हुआ, ये है हम लोगों का क्या, टीसी। ये जो यहां पे जो टीसी एक बार टच हुआ है और एक बार टीसी देखो यहां पे टच हुआ है, वो जगह टच हुआ, तो यहां और यहां जिस जगह पे टीसी टच हुआ है, इसी दोनों पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं, सम विच्छेद बिंदु। देखो यहां, ए देखो यहां और यहां, ये दो सिचुएशन को क्या बोलते हैं, सम विच्छेद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम विच्छेद बिंदु। और एक फार्म संतुलन की स्थिति में यही दो पॉइंट में आ जाएगा, यहां और यहां, वो क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। आया समझ में मेरा बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अब दूसरा, वो तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार था, और दूसरा देखो गैर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। गैर पूर्ण प्रतियोगिता मतलब एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। गैर पूर्ण प्रतियोगिता अर्थात एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक उत्पादक अधिक वस्तुएं तभी बेच सकता है जब वह कीमत कम रखे। यही कारण होता है कि ऐसी प्रतियोगिता बाजार में कुल आगम वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ा हुआ होता है, किंतु घटती दर से, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन के अधिक विक्रय होता जाता है वैसे वैसे कुल आगम की वृद्धि घटती चली जाती है। इस स्थिति में जो फार्म है वो संतुलन की स्थिति में आ जाएगा, इस स्थिति में फार्म संतुलन की स्थिति पे आता है। देखो अब इसके लिए भी यहां ग्राफ है, ये रहा इसका ग्राफ। सिमिलर देखो उसी टाइप का ग्राफ है, वहां क्या था, जो कुल आगम था यानी कि जो टोटल रेवेन्यू था वो किस तरीके से बढ़ा था, ऐसे बढ़ा था, और यहां जो है वो कुल रेवेन्यू यानी कि कुल लागत जो है वो आपका इस तरीके से बढ़ा है, इस तरीके से ऐसे बढ़ा है, ठीक है। ये है हम लोगों का टोटल रेवेन्यू, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ये क्या बढ़ा, यहां से देखो ये आपका टोटल रेवेन्यू देखो बढ़ा है, हो गया। और फिर टीसी देखो उसको काटा है, टीसी जहां जहां काटेगा, यहां और यहां, जरूरी है जहीं भी काटे, जहां भी काटे, आप अपने मन से रेंडमली ग्राफ बना देना, जहां भी टीसी और टीआर यानी कि कुल आगम और कुल लागत एक दूसरे को काटेगा, देखो इस बिंदु पे काटा और यहां, यही कहलाता है सम विच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवेंट पॉइंट, ठीक है। और इन दोनों ब्रेक इवेंट पॉइंट में सबसे जो सेंटर जो होगा हाईएस्ट वाला, यहां फार्म संतुलन की स्थिति पे हो जाएगा। है समझ में। लेकिन एक बात पता है, ये बाजार की स्थिति में इस तरीके से जो हम लोग उत्पादक का संतुलन दिखा रहे हैं ना, ये अनरियल है। अनरियल मतलब व्यवहारिक में ऐसे गणना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ज्योमेत्रीय दृष्टिकोण से है। तो देखो वहां समझाने के लिए यही चीज हम यहां पे लिखे हैं, उत्पादक या फार्म संतुलन की कुल आगम एवं कुल लागत रीति एक अव्यवहारिक सिद्धांत है। क्यों है, इसलिए क्योंकि ये पूरा तरह से एक ज्योमेत्रीय सिद्धांत है। अब ज्योमेत्रीय सिद्धांत का मतलब है कि वो जो ग्राफ हम लोग बनाए थे कुल आगम और कुल लागत, वो एक दूसरे को ऐसे ही काटेगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो एक दूसरे को कहीं भी काट सकता है। इसलिए हम लोग एग्जैक्ट में उपभोक्ता का संतुलन कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं।
ठीक है, लेकिन हम एक रेंडमली मान के चलते हैं कि 2 पॉइंट बना देते हैं, यहां काटेगा और यहां काटेगा, इस तरीके से हम लोग उसको बना देते हैं। वही चीज हम यहां पे समझाए हैं। अब ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला था हम लोगों का कुल टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के, यानी कि कुल आगम और कुल लागत से उत्पादक का संतुलन, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं सीमांत। सीमांत आगम और सीमांत लागत, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से उपभोक्ता का संतुलन, उत्पादक या फार्म का संतुलन कैसे होता है। देखो वही 3 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, 3 अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर एक ही है, सेम एक ही क्वेश्चन का आंसर होगा कि हमको उत्पादक का संतुलन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पूछ रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि सीमांत उपयोगित आपका ये सीमांत आगत और सीमांत लागत के द्वारा उत्पादक कैसे संतुलन की स्थिति में आता है। देखो सुनो क्या बोल रहा है, इस विधि के द्वारा विभिन्न उत्पादन स्तरों पर सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू तथा सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट के अंतरों को ज्ञात किया जाता है। सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू तथा सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट का अंतर लाभ को प्रदर्शित करेगा। हम स्टार्टिंग में बताए थे ना, लाभ होगा 2 सिचुएशन में, या तो टीआर और टीसी को देख सकते हैं, या एमआर और एमसी को। ठीक है, जितना ज्यादा उन दोनों का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा फार्म को क्या होगा, लाभ होगा। जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, जितना ज्यादा मेरा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा फार्म को क्या होता जाएगा, प्रॉफिट होता जाएगा। वही चीज समझाए हैं। अब यहां भी 2 तरीके के फार्म के बारे में पढ़ना है। इसमें भी कितने तरीके का फार्म भाई, 2 तरीके का। एक वही होगा आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एक होगा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जैसे उसमें पढ़े थे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत फार्म कीमत प्राप्तकर्ता होता है, सेम उसमें जो लिखे हैं सेम यहां हम लोग यही चीज को लिखे हैं। संतुलन की स्थिति में कब होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, समझना। सबसे पहला, जब सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर है, जब मार्जिनल रेवेन्यू मेरा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, तब संतुलन पे होगा। और दूसरा सिचुएशन है संतुलन का क्या, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। इसका मतलब है अगर इस तरीके से अगर ग्राफ बना है एक, तो उसको वो नीचे से काटेगा। इसका मतलब सीमांत लागत का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटेगा। अगर ये मान लो हम लोगों का ये अगर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, तो मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो उसको नीचे से काटेगा। कहां से काटेगा, नीचे से। याद रखना नीचे से काटना चाहिए। अगर ये 2 सिचुएशन हो गया तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फार्म संतुलन की स्थिति पे आ जाएगा। इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। ठीक हो गया, चलो 2 सिचुएशन समझ में आ गया। अब देखो, चलो अब देखो यहां पे इसको ग्राफ से समझाएं। देखो 2 सिचुएशन है, पहला सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर हो, और दूसरा सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। देखो ये 2 सिचुएशन को यहां पे ये फुलफिल कर रहा है। देखो यहां पे ये फुलफिल हो जा रहा है। सबसे पहला क्या बोले थे सीमांत आगम और सीमांत लागत एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, ये देखो यहां पे हो गया बराबर, देखो बराबर है। और फिर क्या बोले थे, ये अगर मेरा सीमांत ये हमारा अगर मार्जिनल रेवेन्यू है तो मार्जिनल कॉस्ट उसको नीचे से काटे। देखो यहां पे एक बार काटा नीचे से, और देखो एक बार यहां पे काटा। ये 2 सिचुएशन में बराबर हुआ, तो ये 2 यहां इसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, इसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, और यहीं पे फार्म संतुलन की स्थिति में आएगा। इसमें आएगा संतुलन की स्थिति में मेरा आएगा। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब होता है गैर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो ये देखो गैर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, गैर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी सेम वही स्थिति उत्पन्न होगा। गैर पूर्ण प्रतियोगिता अर्थात एकाधिकारी एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता की दशा में सीमांत आगम एमआर तथा औसत आगम एआर से कम होता है, जहां सीमांत आगम एमआर तथा सीमांत लागत वक्र एक दूसरे के बराबर होता है। या फिर सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटती है। सेम वही सिचुएशन है जो वहां का है। देखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वाला था वो, ये देखो ना, अगर आप लोगों को याद होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इस तरीके से आपका, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यहां देखना जो समझा रहे अभी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मेरा एआर और एमआर एक दूसरे के बराबर होता है, इसलिए ग्राफ इसका इस तरीके से बनता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, इस तरीके से। अब मान लो कि इस तरीके से यहां मेरा एआर और
ए आर और एम आर एक दूसरे के बराबर है। अब अगर ये एम आर है तो एम आर को नीचे से काटेगा एम सी, तो एम सी एक बार यहां काटा, एक बार एम सी यहां काटा, इसको डॉट डॉट करके मिला दिया है। ठीक है, तो यहां पे फॉर्म क्या होगा, संतुलन की स्थिति में आएगा, जो यहां पे समझाया गया है। ठीक है, आया समझ में? संतुलन की स्थिति में इन दोनों के जो सेंटर हो गया है, देखो सेंटर वहां हो गया। ठीक, अब ये तो मेरा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार था। अब गैर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, तो हमको पता है ना, गैर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अगर आपको याद होगा इससे पहले वाला चैप्टर, तो हम बताए थे गैर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इस तरीके से मेरा ड्राइंग बनता है। एम आर नीचे होता है और ए आर ऊपर होता है। एम आर नीचे होता है और ए आर क्या होता है, ऊपर। अब रूल क्या है कि ये जो हम लोगों का जो एमसी कर्व है वो ए आर एम आर को नीचे से काटे। ये एम आर है, एम आर को वो नीचे से काटेगा। तो देखो नीचे से कहां काटा, एक बार यहां काटेगा, एमसी कर्व है ये, एक बार यहां काटेगा, एक बार यहां काटेगा, किसको, एम आर को। तो एक बार देखो यहां पे काटा है और एक बार देखो यहां पे काटा है, तो यही पॉइंट आपका सम विच्छेद बिंदु होगा और यही पॉइंट पे उत्पादक संतुलन में आएगा। देखो सेम है, एक कर्व देखो क्या आया है यहाँ पे ए आर, और एक कर्व क्या आया है एमसी। ये जो एमसी कर्व है मेरा, ये इंपॉर्टेंट है। इस एमसी कर्व को, ये एम आर कर्व को एमसी नीचे से काटेगा, तो नीचे से काटेगा तो इस तरीके से काट दो, लो काट दिए। अब देखो एक पॉइंट क्या हुआ, एक पॉइंट यहां काटा, तो यहां से एक डॉट 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 ला के मिला दिए। एक देखो यहां काटा, यहां एक देखो, कहां, रुको वहां नहीं, यहां काट रहा है ना, ये है ना कर्व, एक देखो यहां काटा, तो यहां से डॉट 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 करके क्या किए, मिला दिए। यही मेरा कहलाएगा सम विच्छेद बिंदु, और यही उत्पादक संतुलन की स्थिति में हो जाएगा। आया समझ में मेरा बात? ठीक है, चलो हो गया दोनों ही सिचुएशन। अब देखो, हाँ ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, अगर करना चाहे तो कर लेना, हम अभी इसको ऐसे आगे करवाने वाले थे। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझना। बोल रहा है उत्पादक या फार्म के संतुलन की शर्त। याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में पूछे ना कि एक उत्पादक या फार्म के संतुलन की शर्त को बताइए, तो देखो कोई भी फार्म, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का है, चाहे वो आपका एकाधिकार बाजार का है, या चाहे वो एकाधिकारी बाजार का है, कोई भी फार्म संतुलन की स्थिति में आएगा, उसके लिए उसको दो शर्त पूरा करना होगा। कितना शर्त, दो शर्त। सबसे पहला होगा अनिवार्य शर्त, सबसे पहला शर्त अनिवार्य शर्त, और दूसरा होता है पूरक शर्त। अच्छा, अनिवार्य शर्त क्या है? अनिवार्य शर्त यह है कि एक फार्म के अधिकतम लाभ की अनिवार्यता शर्त है। एक फार्म संतुलन की स्थिति में तब आएगा जब वो फार्म अधिकतम लाभ कमाएगा। रूल है कि एक फार्म संतुलन की स्थिति में तब आएगा जब वो अधिकतम लाभ कमाएगा। अधिकतम लाभ कमाएगा तो वो संतुलन में आएगा, ये पहला शर्त है। और अधिकतम लाभ कहां कमाएगा? जहां एम आर एम सी के क्या हो, बराबर हो, एम आर एम सी के बराबर हो, पहला शर्त। अगर आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछ दे कि एक फार्म का संतुलन का पहला शर्त क्या है, एक फार्म का संतुलन का पहला शर्त क्या है, तो बोल देना एम आर बराबर एम सी। क्वेश्चन में कई बार पूछता है, एमसीक्यू में भी ऐसे भी पूछता है कि एक फार्म का संतुलन का पहला शर्त क्या है, तो बोल देना एक फार्म का संतुलन का पहला शर्त है एम आर बराबर एम सी। ये पहला और अनिवार्य शर्त है। ठीक, दूसरा आता है हम लोगों का आपका, दूसरा आता है हम लोगों का पूरक शर्त। कौन सा शर्त? पूरक शर्त। पूरक शर्त में क्या है, एम आर और एमसी एक दूसरे के बराबर तो हो, और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो एमसी वक्र है वो एम आर वक्र को नीचे से काटे। पहला शर्त क्या है, एम आर, पहला शर्त क्या है, एम आर और एमसी एक दूसरे के बराबर हो, ये अनिवार्य शर्त है। और पूरक शर्त ये है कि एम आर एमसी के बराबर तो हो ही, साथ ही साथ ये भी जरूरी हो जाता है आपका कि जो एमसी वक्र है वो एम आर वक्र को नीचे से काटे। कहां से काटे? नीचे से। ये इसका कौन सा शर्त है? पूरक शर्त। देखो ना, इसी शर्त के हिसाब से ही तो देखो यहां पे देखो सेम चीज है। देखो देखो ए आर एमसी है, एम आर एमसी है, देखो यहां पे बराबर हुआ, ये देखो यहां, ये देखो यहां बराबर हुआ, यहां बराबर हुआ, संतुलन में हुआ। और देखो ये मेरा कर्व जो आया है ये एमसी कर्व एम आर कर्व है, एम आर कर्व को देखो एमसी नीचे से काट दिया है, देखो यहां काटा, सॉरी यहां काटा और यहां काटा। ठीक, सेम ऐसे ही देखो, अगर आगे देखना चाहोगे तो देखो आगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी देखो, यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखो, यहाँ देखो, ये देखो एम आर एम सी के बराबर है। और साथ ही साथ ये देखो ये जो मेरा लकीर है ये मेरा एम आर कर्व है। कौन सा कर्व है? एम आर। और एम आर को देखो एमसी देखो यहां से काट दिया, एक देखो यहां काटा तो यहां एक लकीर बना, यहां काटा तो यहां। ये दो सिचुएशन होना चाहिए। फिर चाहे वो कोई भी बाजार हो, कोई भी बाजार हो, कोई भी फार्म संतुलन की स्थिति में दो जगहों पे आएगा।
सबसे पहला कब आएगा? जब MR MC के बराबर हो, पहला और अनिवार्य शर्त। दूसरा शर्त है कि MC कर्व जो है वो MR कर्व को नीचे से काटे। ये दो सिचुएशन होगा तो फॉर्म संतुलन की स्थिति में मेरा आ जाएगा। ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी फॉर्म आपका हो। ठीक है, इसी चीज को हम यहां पे देखो थ्योरी लिख करके भी यहां पे समझा दिए हैं। फॉर्म का संतुलन का शर्त, फॉर्म का संतुलन का दो शर्त है। एक है हम लोगों का कौन सा शर्त? अनिवार्य शर्त। और दूसरा है हम लोगों का पूरक शर्त। कौन सा शर्त है? पूरक शर्त। पहला शर्त क्या है? MR MC के बराबर हो। और दूसरा शर्त क्या है? MC कर्व MR को नीचे से काट दे। कहां से काट दे? नीचे से काट दे। है समझ में? बस इतना ही इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ लेना। इसी के बीच में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको पूछने वाला नहीं है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश एक ही है, एक ही इंग्लिश तीनों को पढ़ना है, इसलिए पढ़ो। झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी स्टूडेंट लोगों का इकोनॉमिक्स सेम है, इसीलिए इकोनॉमिक्स को अच्छा से पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं क्या वो सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी लोगों का इकोनॉमिक्स सेम है, एक ही इकोनॉमिक्स सबको पढ़ना है। फिर चाहे वो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप क्लास 12th में हो, अगर आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो हम जो आप लोगों को वन शॉट वीडियो माइक्रो और मैक्रो का पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो। 30 दिन में वन शॉट वीडियो खत्म हो जाएगा, जिसको करने के बाद आपका इकोनॉमिक्स में 100% सिलेबस खत्म हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए अलग से सेपरेटली वन शॉट वीडियो आ रहा है, हिंदी वालों के लिए अलग से सेपरेटली वन शॉट वीडियो आ रहा है। तो मौका मिस मत करो, सारा वीडियो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, बस आप पढ़ो और पढ़ करके इकोनॉमिक्स में 100% मार्क्स स्कोर करना। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों के लिए इकोनॉमिक्स सेम है। झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और बाकी सभी स्टेट बोर्ड में जिन लोगों का माइक्रो और मैक्रो है, सबका सिलेबस सेम है, एक ही चीज सबको पढ़ना है। तो समय को मत गवाओ, अपॉर्चुनिटी को मत खो और अच्छे से मेरे साथ इकोनॉमिक्स का तैयारी करो। ठीक है, बाय, टेक केयर।